कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं कोचिंग कर चुके हैं? हैं कोई बच्चा ऐसा? देखो, आपके साथी लोग कल भी डेमो रहा है, तो कुछ बच्चे कल आए थे जो शायद आज प्रैक्टिकल की वजह से अभी फोर्थ ईयर के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं, तो प्रैक्टिकल की चीज़ों में बिजी हैं। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हो सकता है अभी 1 डेढ़ घंटे में और बच्चे आएंगे, तो उस चीज़ के लिए वरिड ना हो कि हम 10-15 बच्चे बैठ के ही पढ़ेंगे क्या। ये और लास्ट तक भर जाता है। तो ये तो खैर बाद की बातें हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जिन्होंने प्री का एग्ज़ाम दिया? नोट सेट का एग्ज़ाम दिया था क्या किसी ने? शर्माने की बात नहीं है। कई होते हैं ना कि जिनका प्री में नहीं होता, तो फिर वो शर्माते हैं कि यार अगर मैं बोल दूंगा तो ये रिजल्ट पूछेगा, रिजल्ट में फिर ये बोलूँगा कि यार नहीं हुआ, तो फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि यार देखो, ये पुराना बच्चा है और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ और अभी भी क्लास में बैठा है। दिया किसी ने एग्ज़ाम? नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। सीधा फोर्थ ईयर पास आउट करके आ रहे हो, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से सीधा आए हो। चलो कोई बात नहीं है। तो मेरा नाम रतन सिंह है और मैं आपको ओप्स एंड गायनी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। कुछ बेसिक बेसिक बातें मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। पहली चीज़ तो ये बताओ कि आपको ओबीजी के बारे में क्या जानकारी है? कुछ जानकारी है? थोड़ी बहुत है क्या? कोई जानकारी? क्या भाई, कोई जानकारी नहीं है ओबीसी के बारे में? कुछ भी नहीं जानते क्या? छोड़िए। देखो, ओबीजी वाई सब्जेक्ट जो होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। इसमें बेसिकली दो चीज़ों को डील किया जाता है, एक ओब्स को और दूसरा गायनी को। इट मीन्स गायनिकोलॉजी को। तो कहते ओबीजी हैं, लेकिन ओबीजी का मतलब है, ओबी वर्ड लिया गया है ओब्स से, और जो जी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो गायनी से संबंधित इस्तेमाल करते हैं। पहले के सिनेरियो में गायनी से उतने क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अभी रिसेंट डेज में देखा गया है कि नोट सेट में ज़्यादा फोकस गायनी पे हो रहा है, धीरे धीरे गायनी पे हो रहा है। तो पहले सारे टीचर ओप्स पे ज़्यादा फोकस करते थे, नर्सिंग में ओप्स ही पढ़ाते थे ज़्यादातर। लेकिन आप टेंशन ना करें, नोट सेट की पूरी तैयारी हमने कर रखी है और आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, चाहे ओप्स की हों वो या गायनी की हों। दोनों ही कंडीशंस के डिसऑर्डर्स भी आपको बताए जाएंगे। तो पहले बिफोर स्टार्ट द क्लास आई वांट टू नो कि आपको ओप्स और गायनी में डिफरेंस पता है कि नहीं है? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्स्ट्रेक्टिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द गायनेकोलॉजी? कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को? कोई बता पाएगा आप में से? कोई बता पाएगा क्या होता है ओप्स और क्या होता है गायनी? एनी एन ऑफ यू कोई बता पाए तो बताओ मुझे। देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है। अभी रिसेंटली शादी हुई है मेरी। शादी का क्या वास्ता है ओप्स एंड गायनी से? है, शादी हुई है 1 महीने पहले, अब हो गया मैं मैरिड। और मेरा ऐसा मानना है कि जब शादी करी जाती है वो बाल बच्चे पैदा करने के लिए ही करी जाती है। बाकी सब काम तो पहले भी कर लेता है आदमी। कर लेता है कि नहीं कर लेता? आप सब भी करके बैठे होंगे। और शादी के बाद तो बाल बच्चे करने होते हैं, नहीं तो फिर आपकी सोसाइटी भी बोल देगी कि यार इसमें दम नहीं है। तो दम दिखाना पड़ता है, शादी के बाद दिखाना पड़ता है कि नहीं? तो देखो, एक तो बात यह है कि जैसे मेरी शादी हुई, उससे पहले जो भी मेरी वाइफ है, वो वाइफ कुंवारी कन्या रही होगी। अब शादी हो गई तो वो मैरिड है। अरे हाँ या ना, यस और नो? तो जब हम बात करते हैं किसी कुंवारी कन्या को जो प्रेगनेंसी कभी कंसीव नहीं कर रही होती है, तो ऐसी फीमेल जो अभी नॉन प्रेग्नेंट है, ऐसी फीमेल जिसको कोई बच्चा नहीं है, ऐसी फीमेल जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टडी करना और इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डिजीज की स्टडी करना, ये सारा का सारा जो चैप्टर है ये डील किया जाता है गायनेकोलॉजी में। तो गायनेकोलॉजी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उससे रिलेटेड डिजीज की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज गायनेकोलॉजी।
तो मैंने कहा मेरी वाइफ जब तक कुंवारी कन्या थी, बिल्कुल अनमैरिड थी, कोई बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं उस फीमेल को ऑर्गन्स को देखता हूँ, उनकी स्टडी करता हूँ, उनकी बीमारी को पढ़ता हूँ, तो ये सारी कंडीशन क्या कहलाती है? गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं? फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फॉर एग्जांपल वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गए, फैलोपियन ट्यूब हो गया, तो ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? गायनेकोलॉजी। बट सर फिर ऑब्स्टेट्रिक का मतलब क्या है? तो ध्यान दें, जब यही कुंवारी कन्या शादी के बाद में प्रेग्नेंट होती है, जैसा मैंने कहा कि शादी करी इसलिए जाती है ताकि बाल बच्चे करे जा सके, ऑफिशियली तभी कर सकते हो। अब हर कोई हार्दिक पांड्या तो नहीं हो सकता कि पहले प्रेग्नेंट कर दे और बाद में शादी कर ले, नहीं है इतना दम, तो सोसाइटी अलाउ भी नहीं करती। तो मेरा कहना यही है कि शादी के बाद में, जैसा मेरी शादी हुई है तो ऑब्वियसली मैं बच्चा करना चाहूँगा, तो जैसे ही मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो जितना भी प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी में चेंजेज आता है, जितने भी बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान सिम्टम्स आते हैं, उन सभी का स्टडी, साथ ही साथ में प्रेगनेंसी में आने वाले कॉम्प्लिकेशन, इट मीन्स प्रेगनेंसी में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी की जो स्टडी करी जाती है, इसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्स्टेट्रिक्स। तो दोनों में डिफरेंस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आज पहली क्लास में आए हो आप, मान लो कि यहाँ से उठ के किसी दूसरी कोचिंग में डेमो लेने गए और वहाँ जाते ही ओबीजी का मास्टर खड़ा कर दे तुम्हें और खड़ा करके पूछ ले कि चल बता डेमो ले क्या है, हाँ ओबीजी का मतलब क्या होता है, तो एटलीस्ट बेस तो हमारा क्लियर होना चाहिए। जिस इंसान का बेस क्लियर है उसको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगेन याद रखें, किसी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उससे संबंधित बीमारियों को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज गायनेकोलॉजी, और प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड बीमारियों का स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्स्टेट्रिक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा मैंने बोला कि जब तक मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी, शादी नहीं हुई थी, उससे पहले अगर उसमें कोई मैं स्टडी करता हूँ ओब्स एंड गायनी की दृष्टि से, तो वो कहलाएगा गायनी। और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा उसके पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तो उससे रिलेटेड स्टडी करना और उसके रिलेटेड आने वाले डिजीज का स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्स्टेट्रिक्स। इतनी दोनों चीज़ों में सबको डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बताओ भाई, दोनों चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो कुछ बेसिक्स, मेरा हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि मैं पहले बच्चों का बेसिक क्लियर करवाता हूँ, उसके बाद में ही आगे बढ़ता हूँ। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, आपने पढ़ी भी होंगी पहले प्रीवियसली, जब 4th ईयर में आपने ओब्स एंड गायनी पढ़ा होगा तो वहाँ भी आपको बताया गया होगा। मैं 3 वर्ड लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइए प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, या फिर सीधा मैं कहूँ तो ये मुझे आप समझा दीजिए कि प्रेगनेंसी कब से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बार बार आपको काम में आता है, दैट इज द जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज क्या होता है? और तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, दैट इज व्हाट इज ट्रू जेस्टेशनल एज। आपने पढ़ा होगा ना, पहले आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि सर ये तो ट्रू जेस्टेशनल एज है, ये जेस्टेशनल एज है और ये प्रेगनेंसी है। क्या डिफरेंस है तीनों में? क्या डिफरेंस है तीनों में? बेसिक टर्म्स हैं। आप जब ओबीजी पढ़ते हैं तो बार बार वर्ड सीखते हैं कि इस फीमेल का इतने वीक का जेस्टेशन हो गया, इसकी ट्रू जेस्टेशनल एज ये है, इसकी ओवुलेटरी एज ये है, इसकी मेंस्ट्रुएशन एज ये है। कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? कोई भी पूछ सकता है, तो बेसिक टर्म्स है। तो प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे बताइए। जो मेंस्ट्रुअल डेज से काउंट होता है, मतलब इसका कि किसी फीमेल को 1 तारीख को पीरियड आया, किसी फीमेल को 1 तारीख को ब्लीडिंग हुई, तो ट्रू जेस्टेशनल एज में एक सिंगल फर्स्ट डे से काउंट करोगे, यही कहना चाह रहे हो? यस और नो? बिल्कुल। देखो इन सब चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो भैया प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि ऐसी एज जिसमें मदर बच्चे को बियर करती है यूट्रस में। अब मान लो कि आपने किसी फीमेल से प्रेगनेंसी को जानना है, आपके पास फीमेल हॉस्पिटल में आती है। सिंपल क्वेश्चन, ये आप इस चेयर पे बैठे हैं सूट बूट लगा के नर्सिंग अधिकारी के तौर पे,
आपके बाजू में डॉक्टर साहब बैठे हैं, इधर समझने का ट्राई करना, मैं सारी बेसिक चीजें चल रहा हूं। तो ये तो है डॉक्टर साहब, ये है नर्सिंग ऑफिसर, और आपके पास एक फीमेल आई है, ये पेशेंट आया है। आप ओब्स क्लिनिक पे बैठे हैं, ओब्स एंड गायनी की क्लिनिक पे बैठे हैं, आपके पास एक फीमेल आई है, बिना उबासी के बाहर से कोई फीमेल आई है। तो आते ही फीमेल से पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? भाई देखो, एक चीज तो क्लियर है कि जब पेशेंट आता है तो पहले नर्सिंग ऑफिसर से कांटेक्ट होगा, फिर डॉक्टर के पास जाती है वो। ऐसा नहीं होता कि सीधा डॉक्टर के पास गया। आपने कहा सर नर्सिंग ऑफिसर क्या करता है उसके साथ? उसके साथ कुछ नहीं करता, उसके वाइटल लेता है, उसका टेम्परेचर लेता है, उसकी बेसिक जितनी भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में जानकारी लिखनी होती है वो सारा का सारा काम नर्सिंग ऑफिसर करता है। तो जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर आया तो पहले तो वो ये पूछेगा, हाँ भाई बता क्या दिक्कत है? तो बोलेगी कि साहब मेरे को पीरियड पहले आते थे अब नहीं आ रहे हैं। उसकी हिस्ट्री में आपको यही चीज मिलेगी कि वो कहेगी कि मेरे को पहले पीरियड्स आ रहे थे, हर महीने से आ रहे थे, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि भाई ये बता तू प्रेग्नेंट हुई तो नहीं है कहीं पे? तो बोलेगी कि हाँ सर 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और हमने बहुत कुछ किया था, हमने बहुत कुछ किया, 1 महीने से लगातार किया है, धुआंधार किया है। तो भाई ठीक है, अगर धुआंधार किया तो ये बता मुझे कि तेरा लास्ट पीरियड कब आया था, तभी तो आप आइडिया लगा पाएंगे कि उसको प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो फीमेल ये कहती है कि साहब मेरा लास्ट पीरियड आया था 5 जनवरी को, 5 जन को मेरा लास्ट पीरियड आया था। तो आप ये पूछेंगे कि भाई 5 जन को आया है, आज डेट हो गई है, लेट सपोज 15 फेब हो गई है, तो हमें तो ये आइडिया है कि भैया साइकिल जो चलता है वो 28 डेज का चलता है या 30 डेज का हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि भाई अगर 5 जन को उसको आया था तो अभी जो नया साइकिल आना चाहिए था वो कब आना चाहिए था? 5 फेब को आना चाहिए था। अब वो कह रही है कि भाई मेरे को 15 फरवरी हो गई और अभी तक कोई पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो फिर नर्स समझ जाएगी कि भाई इन्होंने जो धुआंधार किया है उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब कैसे काउंट करोगे आप? भाई आपके पास तो फीमेल 1.5 महीने बाद आई है अप्रोक्सीमेटली, नियर बाई 1.5 मंथ पे आपके पास आई है, क्योंकि 5 फेब को उसको 5 जैन को उसको पीरियड्स थे और आज 15 फरवरी हो चुकी है, 15 फेब हो चुका है, अब उसको पीरियड्स नहीं है। बोलो यस और नो, हाँ या ना? यस सर। तो ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया है? 1.5 मंथ हो गया है। तो आप ये आइडिया कैसे लगाएंगे कि इसकी प्रेगनेंसी कहां से हुई है? तो हमेशा याद रखना, जब भी फीमेल आपको अपने मेंसेस का डे बताती है उस टाइम पीरियड को बोला जाता है, दैट इज वी कैन से LMP। क्या बोला जाता है डियर? LMP। और LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। सारे बोलो क्या बोलते हैं? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इस फीमेल को जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उसी को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज LMP। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस सर। अब मान लो इस फीमेल ने आपको कहा कि 5 जैन को मेरा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया है, तो अब यहां से आपने इस 15 फेब 15 फेब के बीच में ये डिसाइड करके बताना है कि किस दिन पे इस फीमेल को एक्चुअल में प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। भाई यहां अगर पीरियड्स थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन पीरियड आ रहे थे उसी समय पे वो प्रेग्नेंट हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 28 डेज का माना जाता है और उसके जो इनिशियल 5 डेज होते हैं उसमें यूट्रस से ब्लीडिंग होती है और जब तक यूट्रस से ब्लीडिंग होगी तब तक प्रेगनेंसी वो कंसीव नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि अगर 5 जैन को पीरियड आए हैं तो 6th 7th 8th और 9th ये जो इनिशियल 5 डेज हैं, इन इनिशियल 5 डेज में तो उसके यूट्रस में ब्लीडिंग रही है। इसका मतलब इन दिनों में यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट यहां अटैच्ड नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से तो लेयर सेड आउट हो रही है और लेयर सेड आउट होती होगी तो ऐसे में क्या ओवम आ जाएगा? क्या ऐसे में स्पर्म दोनों मिलके यहां पे अटैच हो सकते हैं? क्या पॉसिबल ही नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट तब अटैच हो सकता है जब यहां पे एंडोमेट्रियम ठीक तरीके से रिपेयर होगी, ठीक तरीके से उसकी थिकनेस 10 mm की मिलेगी, तो ही यहां इंप्लांट हो सकता है।
ब्लीडिंग फेज में कभी भी इम्प्लांटेशन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ब्लीडिंग में तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम बाहर की तरफ सेड आउट हो जाती है। तो इसका मतलब ये कंफर्म कर लिया उसने, कहा कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आया था वो 5th जैन से शुरू हुआ था, इसका मतलब है 9th जैन तक तो उस फीमेल के अंदर ब्लीडिंग रही है, यहां तो प्रेगनेंसी होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर कैसे डिसाइड करोगे कि भाई कौन से दिन पे उसको रियलिटी में फर्टिलाइजेशन हुआ है? तो हमने पढ़ रखा है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करते हैं तो किसी भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 28 डेज तक चलता है, और ये 28 डेज को हम काउंट करते हैं फर्स्ट डे से 28 तक। मैंने कहा इनिशियल 5 डेज तक सिर्फ ब्लीडिंग होती है, सबने पढ़ रखा है। मैं आपसे पूछूं कि इस फीमेल के अंदर ओवुलेशन कब होगा, तो मुझे बताओ ओवुलेशन इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से दिन पे होता है? 14th डे पे। रट के आता है बच्चा, 14वें दिन ओवुलेशन होता है, 14वें दिन ओवुलेशन होता है, 14th डे पे ओवुलेशन होता है। अरे रट के आते हो कि नहीं आते हो? बिल्कुल रट के आते हो। तो जब भी हम प्रेगनेंसी को LMP से अज्यूम करते हैं तो हमेशा याद रखना, एक्चुअल में जिस दिन ओवम आया होगा उसी दिन अगर इसको स्पर्म मिला तभी जाके ये फर्टिलाइज हो पाएगा, अदरवाइज इससे पहले ओवम बाहर आएगा ही नहीं। तो स्पर्म यहाँ पे पड़ा रहे, भले ही से कितना ही हिलता रहेगा, उसको जब ओवम नहीं मिलेगा तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा कब होंगे? जिस दिन ओवम रिलीज होके आएगा। और ओवम कौन से दिन पे रिलीज होके आता है? 14th डे पे। कौन से दिन पे होके आता है? 14th डे पे। अब यहीं पे वापस से मैं बात करता हूं इस साइकिल की। देखो, फीमेल ने कहा कि 5th जैन को मेरा साइकिल आया, और इसके इनिशियल 5 डेज मतलब 9th जैन तक तो उसको ब्लीडिंग रही है। अगर मैं बात करूं इस फीमेल का ओवुलेशन डे कौन सा है, तो मैंने बताया 14वें दिन पे ओवुलेशन होता है, 14th डे पे ओवुलेशन होता है। अब मुझे बताओ 5 से अगर हम चलें तो 14 डे कौन से डे पे आके कंप्लीट हो रहे हैं? भाई कौन से डे पे कंप्लीट हो रहे हैं? ऑलमोस्ट 21st जैन को। इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि 21st जैन को इस फीमेल का ओवम आया होगा, और इसी दिन अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो आपका स्पर्म गया होगा, दोनों मिले होंगे, तब जाके फॉर्मेशन हुआ होगा जाइगोट का। और इस प्रोसेस को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। सारे बोलो, क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं डियर? फर्टिलाइजेशन। तो आप ये आइडिया तब लगा पाते हैं जब आपको LMP पता होता है। LMP अगर नहीं पता किसी फीमेल को तो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को अज्यूम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप अज्यूम नहीं कर सकते, अज्यूम करने के और भी तरीके हैं। आप USG करवा के डायरेक्ट यूट्रस में देख लोगे कि कितने महीने का, कितने दिनों का बच्चा है, वो अलग चीज है। लेकिन आपको बताना होता है LMP से। जो भी फीमेल की LMP होगी उसके 14th डे पे डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन रहा होगा, और यहीं से एक्चुअल में प्रेगनेंसी की शुरुआत है। भाई रियलिटी में तो जिस दिन फर्टिलाइज हुआ है वो वहीं से बच्चा बन रहा है। अरे यस और नो, हाँ या ना? यस सर। तो यहां से लेके इसकी शुरुआत है। और कब तक प्रेगनेंसी चलती है तो ये आप सभी ने सीख रखा है। प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितने महीने का होता है? 9 महीने का। आपको सबको पता है कि मां के पेट में बच्चा कितने दिन तक रहता है? 9 मंथ तक रहता है। तो यही मेरा क्वेश्चन है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रेगनेंसी को? तो प्रेगनेंसी को हमेशा काउंट किया जाता है LMP के डे 1 से। और कब तक चलती है प्रेगनेंसी? तो याद रखें कब तक चलती है? 9 मंथ्स तक चलती है। तो क्वेश्चन पूछ ले तुम्हारे से कि भैया प्रेगनेंसी कब से हम डिसाइड करते हैं? किसी फीमेल को प्रेगनेंसी हुई है तो उसको काउंट कब से किया जाएगा? LMP के डे 1 से। और कब तक काउंट करते हैं? 9 मंथ तक। या तो आप 9 मंथ बोल दीजिए, या आप 40 वीक्स कह दीजिए, या आप इसी कंडीशन को 10 लूनर मंथ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है कहानी? यस और नो, हाँ या ना? यस सर। तो आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी कब से शुरू होती है? LMP के डे 1 से। मैंने कहा था एक्चुअल तो जिस दिन ओवुलेशन हुआ, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, वहीं से बच्चा बन रहा है, लेकिन हम प्रेगनेंसी को ओवुलेशन डे से काउंट नहीं करते। प्रेगनेंसी को काउंट कहां से करते हैं? LMP के डे 1 से। और कब तक काउंट करते हैं डियर? 9 मंथ तक। समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो, हाँ या ना? यस सर।
इसी प्रेगनेंसी के पीरियड को आप कहते हैं जेस्टेशनल एज। सारे बोलो क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल एज। तो जेस्टेशनल एज और प्रेगनेंसी दोनों में कोई फर्क नहीं होता। तो प्रेगनेंसी को और जेस्टेशनल एज को आप एलएमपी के डे 1 से ही काउंट करते हैं। अरे बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? यस सर। अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास क्लिनिक पे आई है कोई फीमेल और वो कहती है कि 1 जनवरी को मेरा लास्ट पीरियड आया था, तो मुझे बताओ इसकी प्रेगनेंसी कब तक चलेगी? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कब तक चलेगी? सितंबर। आइडियली 9 मंथ कब हो रहे हैं? 1 सितंबर को। अरे बोलो यस और नो? हाँ या ना? यस सर। तो ये जो ड्यूरेशन है पूरा का पूरा कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी, और इसी को हम क्या बोलते हैं डियर? जेस्टेशनल एज। क्लियर हो गई कहानी? हाँ या ना? अरे बोलो तो सही, यस और नो? बेसिक टर्मिनोलॉजी कोई पूछे कि बता भाई जेस्टेशनल एज क्या है, जितने दिनों की प्रेगनेंसी है वही क्या है? जेस्टेशनल एज। क्लियर है कहानी? हाँ या ना? यस सर। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई भाई, देखो जेस्टेशनल एज हमें सबको समझ में आ गई है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रू जेस्टेशनल एज? ट्रू जेस्टेशनल एज का मतलब क्या होता है? फटाफट से बता दो। फीमेल का एलएमपी, अगेन मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं, फीमेल का एलएमपी है 1 जनवरी, और यहां से 9 मंथ का जो ड्यूरेशन होगा ये कंप्लीट, मैंने कहा दिस इज द ड्यूरेशन विच इज नोन एज जेस्टेशनल एज। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ट्रू क्या है? तो ट्रू का मतलब होता है वास्तविक। ट्रू का मतलब होता है वास्तविक। तो हकीकत में मुझे बताओ, अगर इसको पहली एलएमपी पहली तारीख को है, 1 तारीख को है, तो 5 दिन तक ब्लीडिंग चली, उसके बाद में 14वें दिन पे इसको क्या हुआ है? ओवम रिलीज हुआ है, और इसी दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है। अरे बोलो यस और नो? हाँ या ना? यस सर। तो वास्तविक तौर पे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसी दिन जाइगोट बना, और यहीं से क्या शुरुआत हो रही है? बच्चे के निर्माण की प्रोसेस शुरू हो रही है। अरे बोलो यस और नो? हाँ या ना? यस सर। तो जेस्टेशनल एज आप एलएमपी के डे 1 से काउंट करते हो, लेकिन ट्रू पूछा जाएगा तो ट्रू हमेशा काउंट कहां से किया जाता है? जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है, जिस दिन ओवुलेशन हुआ है, वहां से काउंट किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, ट्रू जेस्टेशनल एज 14th डे से काउंट किया जाता है एलएमपी के, और जेस्टेशनल एज काउंट किया जाता है एलएमपी के 1st डे से। क्लियर है कहानी? अरे बोलो यस और नो? हाँ या ना? यस सर। अभी मैंने कहा कि जेस्टेशनल एज या तो आप बोल दो 40 वीक्स की होती है, या तो आप बोल दीजिए जेस्टेशनल एज कितने दिनों की होती है, तो आप कहेंगे सर 9 मंथ की होती है। या फिर आपसे पूछे कि जेस्टेशनल एज कितने दिनों की होती है, तो आप बोलेंगे 10 लूनर मंथ की होती है। और अगर मैं कहूं कि 1 महीने में कितने दिन हम काउंट करते हैं, तो आप बोलेंगे कितने दिन काउंट करोगे भाई? अरे कितने दिन काउंट करते हो 1 महीने में? ऑलमोस्ट एवरेज के तौर पे हम चलें तो 1 महीने में 30 डेज काउंट करके चलते हैं, और 9 मंथ में अगर हम डेज को काउंट करें तो कितने दिन हो जाते हैं? 270 280 दिन लगभग। अरे बोलो यस और नो? हाँ या ना? यस सर। तो ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए 280 डेज का जो साइकिल होता है ये प्रेगनेंसी होती है, इसी को हम जेस्टेशनल एज कहते हैं। लेकिन इसमें से ट्रू जेस्टेशनल एज पूछा जाए तो शुरू के 14 डेज को हटा दिया जाता है, क्योंकि इस समय पे वाकई में जाइगोट नहीं बनता। ट्रू को काउंट किया जाता है 14 से। जो 280 डेज आपके समक्ष लिखे हैं उनमें से आपको माइनस करना है इनिशियल 14 डेज को, क्योंकि यहां एक्चुअल में प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो ट्रू जेस्टेशनल कितने दिन की निकल के आती है? 266 डेज की। तो आपसे पूछे कि ट्रू जेस्टेशनल एज कितने दिनों की होती है? 266 डेज की। कब से काउंट होती है? डे 14 से। आपसे पूछे जेस्टेशनल एज कब से काउंट होती है? एलएमपी के 1st डे से। कितने दिनों की होती है? 280 डेज की। अरे बोलो यस और नो? हाँ या ना? यस सर। ये बेसिक चीजें हैं, बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो मैंने 3 चीजें बताई है। पहले बताओ मुझे प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है? 280 डेज। मंथ्स में पूछे तो 9 मंथ्स, लूनर मंथ में पूछे तो 10 लूनर मंथ। बोलो यस और नो? हाँ या ना? यस सर। प्रेगनेंसी और जेस्टेशनल एज में कोई फर्क है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों कहां से काउंट करे जाते हैं? एलएमपी के डे 1 से।
आपसे पूछे कि ट्रू जेस्टेशनल एज क्या है, तो याद रखना एलएमपी से जो 14 डेज है उनको हटाने के बाद में जितने दिन बच गए वो सारा का सारा क्या होगा, ट्रू जेस्टेशनल एज। तो ट्रू जेस्टेशनल एज कितने दिनों की होती है, 266 डेज। कब से काउंट करते हो, ओवुलेशन वाले दिन से। अरे बोलो यस और नो, हाँ या ना, यस। अगली चीज आती है दैट इज ट्राइमेस्टर्स। बेसिक टर्मिनोलॉजी, ट्राइमेस्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्राइमेस्टर? आपने पढ़े भी होंगे ट्राइमेस्टर, पहले पढ़ रखा है क्या ट्राइमेस्टर के बारे में? नहीं पढ़ा कभी भी? झूठ तो मत बोलो रे, तुम्हारे को खुद की अपनी कसम है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम है, झूठ बोलो तो। कि सर ठीक है खा जाएंगे गर्लफ्रेंड की, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, आज कोई और है, कल कोई और होगी, परसों कोई और होगा, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसी तो हजारों गर्लफ्रेंड कुर्बान आपके लिए। ऐसा सोच के बैठे हो नालायक हो, तुम्हारी लुगाई की कसम है, जो भी कभी भी बनेगी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कभी? ट्राइमेस्टर का नाम सुना है क्या कभी? या बस ऐसा ही कि ठीक है साहब ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर, पहले तो सुनते थे, कभी सुना तो था, लेकिन पता नहीं है ट्राइमेस्टर होता है क्या है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या होता है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि नाम सुना है कि नहीं सुना है। सुना है कि सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है कि सुना लग रहा है? आपको देख के मुझे वो गाना याद आता है, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे तो तुम्हें किसी ने पीट पाट के यहाँ भेज दिया जबरदस्ती धक्का देके, और अब मुझे कह रहे हो इशारे से कि हमें मत छेड़, हम पहले से सताए हुए हैं। कोई तो सताया हुआ है लुगाई का, कोई सताया हुआ है गर्लफ्रेंड का, कोई माँ बाप का सताया हुआ है, कोई घर की परिस्थिति का सताया हुआ है, कोई सोसाइटी का सताया हुआ है, कोई पड़ोसी का सताया हुआ है। ऐसा तो नहीं कोई जो मेरा सताया हुआ है, मैंने तो किसी को परेशान किया नहीं है अभी तक। तो ऐसे मत बैठो भैंस के बाबे की तरह, थोड़ा सा एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करो। जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं है। बोलने वाले के सुना है ना, बोलने वाले के बेर भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले के सोना भी रखा रह जाता है। समझ पा रहे हो? तो बोलना पड़ता है भाई, बताना पड़ता है, आपकी कैपेबिलिटी को दिखाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपसे पूछो कि कल को आपको सगाई वाले आते हैं और घर पे 2-4 सवाल पूछते हैं, तब भी नहीं बोलोगे क्या? तब तो पहले बोलेंगे, वो पूछेगा उससे पहले बोलेंगे, क्योंकि तब तो शादी करवानी है। पता है कि भाई अगर नहीं बोलेंगे तो वो लुगाई भी नहीं देके जाएगा, खुद की चोरी कैसे बांध देगा तुम्हारे को नहीं बोलने वाले को? गूंगे हो क्या? लाशें हो क्या? लाशें, लाश देखा है आपने, मरा हुआ चिता देखी है? वो बोल पाती है क्या? कभी बोलती है क्या? नहीं बोलती है। लात मार लो, घूंसे मार लो, बोलती है क्या? नहीं बोलती है। तो लाश तो हो नहीं तुम। इतने हट्टे कट्टे जवान लोग हो भाई, बोलो, बोलोगे तभी काम बनेगा। मैं पूछ रहा हूं कि ट्राइमेस्टर के बारे में कभी सुना है क्या? क्या होता है ट्राइमेस्टर? तो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। मैंने कहा प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है? 280 डेज की होती है। अरे बोलो यस और नो, हाँ या ना? यस सर। कब से काउंट करी जाती है? एलएमपी के डे 1 से। और कब तक चलती है? 280 दिनों तक। अरे यस और नो, हाँ या ना? यस सर। अब हुआ क्या, देखो पुराने जमाने में जब किताबें छापी गई, जब डॉक्टर्स ने देखा, तो डॉक्टर्स पहले इस प्रेगनेंसी को कभी डिवाइड करके नहीं पढ़ा करते थे। पहले पूरे 280 दिनों को एक साथ पढ़ते थे। तो उनके साथ ये होता था कि पूरा मामला होच-पोच हो जाता था, मिक्स हो जाता था, चीज़ें समझ ही नहीं पाते थे कि कौन से महीने पे क्या हो रहा है। इसलिए इस कंप्लीट प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। क्योंकि प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसलिए 3 के लिए वर्ड यूज कर लिया ट्राई। ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। क्योंकि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, इसलिए वर्ड इसके साथ में यूज कर लिया मेस्टर। इसलिए कंप्लीट प्रेगनेंसी के अंदर जब 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं तो इनको बोला जाता है ट्राइमेस्टर्स। क्या बोला जाता है? ट्राइमेस्टर। है तो ड्यूरेशन कंप्लीट प्रेगनेंसी का, लेकिन हमने डिवाइड कितने पार्ट्स में कर लिया? इसको 3 पार्ट्स में, इसलिए इसको क्या बोला गया है? ट्राइमेस्टर। अरे बोलो यस और नो, हाँ या ना? यस सर। अब मैं आपसे पूछूं कि ट्राइमेस्टर 3 कौन कौन से होते हैं? ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2, ट्राइमेस्टर 3। अब मुझे आप बताओ ट्राइमेस्टर 1 का ड्यूरेशन कहां से कहां तक होगा? इसमें
एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एनएचएम में आ चुका क्वेश्चन है, सीएचओ में आ चुका क्वेश्चन है। हालांकि नोट सेट में नहीं पूछेगा, बट इसके बिना आप आगे की ऑप्शन गायनी को भी ठीक से नहीं समझ पाओगे। इसलिए एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ट्राइमेस्टर कहाँ से लेके कहाँ तक, कितने ड्यूरेशन का कौन सा ट्राइमेस्टर होता है। तो मुझे बताओ ट्राइमेस्टर 1 का ड्यूरेशन कितना होता है? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी, बताइए भाई। देखो सोचो मत, इतना मत सोचो कि पड़ोसी क्या सोचेगा, बगल वाला क्या सोचेगा, नहीं। क्योंकि अगर वो पड़ोसी इतना ही सोचने वाला हो तो फिर वो यहाँ नहीं बैठा होगा। समझ पा रहे हो? यस और नो? सबको जरूरत है कि नहीं है नौकरी की? भाई नौकरी की होना हो, लेकिन छोकरी की जरूरत है कि नहीं? राजस्थान में जिसके पास नौकरी है उसी को मिलती है छोकरी। पता है कि नहीं पता है ये चीज? कहीं पता लगे जैसे खड़े के खड़े आए थे वैसे ही चले गए ऊपर। रंडवे आए थे रंडवे मर जाएंगे सर हम तो, ऐसा सोच के बैठे हो? छोकरी नौकरी वाले को मिलती है। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? मेरी नौकरी नहीं लगी थी तब तक एक सगाई नहीं आई थी, और नौकरी लगते ही ऊपर नीचे 40 लाख 50 लाख बोलियां लगने लगी। पर मैं ठहरा नालायक, मैं पहले से कहीं ना कहीं दिल दे के बैठा था। दिल दे चुके सनम, हम तो वो हैं जो किसी को पहले ही दिल दे चुके थे, तो हमने 40-50 लाख के सारे ऑफर ठुकरा दिए। हमने कहा कि भाई शादी तो उसी से करेंगे जो हमारी मोहब्बत है, मोहब्बत से शादी करिए। लेकिन मोहब्बत से शादी भी घर वालों ने तभी करवाई जब मैं नौकरी करता था। देखो तुम बोल दो जाके कि मेरी गर्लफ्रेंड है उससे ब्याह करवा दोगे क्या? घर वाले जूते लेके मारेंगे तुम्हें पीछे से। सही कह रहा हूं कि गलत है? तो नौकरी चाहिए कि नहीं? तो बताओ मुझे, नौकरी जिसको चाहिए उसको बोलना पड़ता है भाई, बिना बोले काम नहीं चलता है। मुझे बताओ ट्राइमेस्टर 1 का ड्यूरेशन कहां से कहां तक होगा? भाई मैंने कहा 280 डेज की कंप्लीट प्रेगनेंसी है, या फिर आप बोलोगे 40 वीक्स की होती है। तो मुझे बताओ इन वीक्स में के, इन वीक को डिसाइड करके बताओ कि ट्राइमेस्टर 1 कहां से कहां तक होगा। टू बी फ्रैंक बताइए जल्दी से, कहां से कहां तक होता है? 0 से 12 वीक, 0 से 27 वीक पहला ट्राइमेस्टर। अच्छा इसके अलावा कोई और किसी का दूसरा आंसर? +6 डेज। ओके वेरी गुड। कोई और बच्चा बताएगा दूसरा ट्राइमेस्टर 1 कहां से कहां तक होता है? यस डियर। 0 से 13 वीक +6 डेज। शाबाश। तीसरा आंसर और आ रहा है, मैडम बता रहे हैं, बताइए मैडम। 0 टू 12 वीक्स। शाबाश। इसके अलावा भी किसी का कोई आंसर है किसी का कोई आंसर? अरे है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। अभी मुझे बताओ ट्राइमेस्टर 2 कहां से शुरू होगा? इनका हिसाब से 28 वीक से लेके 36 वीक +6 डेज। शाबाश। आपके अकॉर्डिंगली भैया 14 वीक से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 27 +6 डेज। बहुत बढ़िया। और आपके अकॉर्डिंगली मैडम 13 वीक से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 28 वीक्स तक के लिए। ठीक है साहब। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो मुझे बताओ थर्ड ट्राइमेस्टर कहां से शुरू होगा? 36 वीक से शुरू होगा, 37 वीक से शुरू होगा और कब तक चलेगा? टिल डिलीवरी। यही बोलना चाह रहे हैं? हाँ भैया आप बताओ जरा दूसरे वाले भैया। 28 वीक से शुरू होगा और कब तक जाएगा? डिलीवरी तक जाएगा। अच्छा कोई और बताना चाहेगा? मैडम आप बताओ आपके अकॉर्डिंग। 29वें वीक से शुरू होगा 29 से और कब तक जाएगा? डिलीवरी तक। अब देखो क्लास में बच्चे तो बहुत सारे हैं और ऑब्वियसली ये लाजमी भी है कि भाई अलग अलग आंसर भी आने चाहिए थे और आए भी। लेकिन क्या एग्जामिनर इन सभी को आंसर मानता है क्या? नहीं। मैं बता देता हूँ, सुनो। मैडम साहिबा ने जो बताया है ये बिल्कुल सही है, लेकिन आज के सिनेरियो से ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम ड्यूरेशन है अभी रिसेंटली कुछ 3-4 साल से अपडेट हुआ है। कॉलेजेस में आपको डीसी दत्ता पढ़ाई जाती है और उस डीसी दत्ता में यही लिखा था पहले, लेकिन डीसी दत्ता जब से अपडेट हुई है इसका ड्यूरेशन भी चेंज हो गया है। तो पहले तक तो ये सही था, लेकिन आज के सिनेरियो में ये सही नहीं है और मैं भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको याद करें। ठीक बात समझ में आ गई? यस और नो? बिल्कुल सर। दूसरा भैया आप तो पता नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आंसर कर रहे हो। भाई आप मुझे बताओ
जब 37 वीक हो चुके हैं तो भैया 40 वीक पे तो डिलीवरी होगी। तो फिर आपने कैसे इसको डिसाइड किया? ट्राइमेस्टर बराबर बराबर समय का ड्यूरेशन होता है। ट्राइमेस्टर हमेशा बराबर बराबर डिवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक को तो आपने ज्यादा बढ़ा दिया, दूसरे को छोटा रख दिया, तीसरे को और ही छोटा रख दिया। अगर यहां देखोगे तो 37 के बाद में 38 वीक आता है, और 38 वीक से लेके 42 वीक के बीच में कभी भी बच्चे को आप डिलीवर करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो इसको हम नॉर्मल डिलीवरी मानते हैं। तो क्या 1 वीक का ड्यूरेशन ही होता है क्या ट्राइमेस्टर 3? नहीं, ये भी गलत बात है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये जो ड्यूरेशन भैया ने बताए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। तो एक बार ताली बजा दो भाई साहब के लिए। ये तो बजा नहीं रहा है कि सर मैं ताली बजाने वालों में से नहीं हूं, ये ताली बजाने वालों में से नहीं हूं ऐसा कह रहा है। नालायक, तू किसी दिन आंसर करेगा, मैं सबको मना और करूंगा कि इसके लिए ताली मत बजाना। कर देना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कि तू कुछ भी कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क पड़ता है ऐसे। चलो मैं बता देता हूं, सुनो। जब ट्राइमेस्टर्स को डिवाइड किया गया तो न्यू अपडेटेड जो पिछले 2-3 साल से गाइडलाइंस आई हैं, उनमें ट्राइमेस्टर जो बताए गए हैं उनके ड्यूरेशन कुछ इस तरीके से होंगे। ट्राइमेस्टर 1 0 वीक से शुरू होता है, और याद रखे 13 वीक प्लस 6 डेज का ड्यूरेशन होता है। अब मुझे बताओ, एक वीक में कितना डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। अरे बोलो यस और नो, हाँ या ना? यस सर। कैसे? ये होगा मंडे, ये ट्यूसडे, वेंसडे, फिर होगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर क्या आ जाता है? संडे। तो कुल मिला के एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। अब 7 में से 6 दिन अगर आपने यहाँ काउंट कर लिए, तो अब जब 7वां दिन आएगा तो 7वें दिन पे अगला वीक शुरू हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक कौन सा होता है? 14th वीक। तो 14th वीक से लेके 27 वीक प्लस 6 डेज, तो जो 28वें वीक शुरू होने के पहले के 6 डेज थे उसको कंसिडर किया जा रहा है, दैट इज इनटू द ट्राइमेस्टर सेकंड। जब 27 वीक प्लस 6 डेज यहां ऐड हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट अब जब नया वीक शुरू होगा तो बताओ 27 वीक के बाद में कौन सा आएगा? 28 वीक। तो 28 वीक से लेके टिल डिलीवरी का जो ड्यूरेशन होता है इसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइमेस्टर थर्ड। तो ये तो हुआ ट्राइमेस्टर्स का ड्यूरेशन। लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया, अभी आपके रिसेंट जो एमपी एनएचएम का एग्जाम हुआ था, एमपी एनएचएम का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा, राजस्थान सीएचओ का जो लास्ट पेपर हुआ उसमें पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय द 4th ट्राइमेस्टर। हमने तो सर 3 ट्राइमेस्टर पढ़े थे, एग्जामिनर तो पूछ लिया 4th ट्राइमेस्टर क्या होता है। तो याद रखें, 4th ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का पार्ट नहीं है, लेकिन 4th ट्राइमेस्टर का मतलब होता है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, तो डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद से लेके इनिशियल 6 वीक का जो ड्यूरेशन होता है इसको बोला जाता है ट्राइमेस्टर 4। और मैंने या आपने बहुत बार ये सुना होगा कि डिलीवरी के बाद में मदर के जो ऑर्गन्स हैं वो वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। मदर का यूट्रस जो स्ट्रेच हो रखा था वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा, वेजाइना से जहां बच्चा निकला था वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा, सर्विक्स नॉर्मल कंडीशन में आएगा। तो इस प्रकार की जो कंडीशन इन्वोल्यूशन वाली बॉडी के साथ में होती है, इट मीन्स जब बेबी की डिलीवरी के बाद में वापस से बॉडी के ऑर्गन नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो इस ड्यूरेशन को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज परपीरियम पीरियड। क्या बोलते हैं डियर? परपीरियम। The 4th trimester is also known as परपीरियम पीरियड। बोलो यस और नो, हाँ या ना? यस सर। तो ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं डियर? 3। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक होगा? 0 डे से 13 वीक प्लस 6 डे। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक? 14 वीक से 27 वीक प्लस 6 डेज। और थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक से टिल डिलीवरी। और क्वेश्चन आया कि 4th ट्राइमेस्टर क्या होता है, तो आंसर करेंगे डिलीवरी के बाद से 6 वीक का जो ड्यूरेशन है इसको बोला जाता है, दैट इज परपीरियम। और परपीरियम इज ऑल्सो नोन एज 4th ट्राइमेस्टर। अरे क्लियर है क्या? हाँ या ना? जल्दी से मुझे बताएंगे 4th ट्राइमेस्टर किसको कहते हैं? 4th ट्राइमेस्टर किसको कहते हैं? सारे को आंसर नहीं आया, सबका आंसर नहीं आया। डिलीवरी से लेके
आपसे पूछे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन बताओ, 14 वीक से लेके 27 वीक प्लस 6 डेज। क्लियर है? यस और नो? यस सर। आपसे पूछे कि थर्ड ट्राइमेस्टर कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। आपसे पूछे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन। मजा नहीं आ रहा है आपके रिस्पॉन्स में, मजा नहीं आ रहा। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? पहले तो ये बताओ, ऐसी चीजें हैं ही नहीं जो समझने नहीं लायक हो। ये तो सब बहुत बेसिक चीजें, मैंने बेसिक चीजें डिस्कस करी है, कुछ नई चीज डिस्कस नहीं करी है। आपको पता होना चाहिए चीजें। बोलो याद रखोगे क्या? बिल्कुल। ऐसा मत कर लेना कि 0 से 13 याद कर लिया, 6 को भूल गए, इसको भूल गए और एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्लोज ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और आप अगर इस ऑप्शन को टिक नहीं करके आएंगे तो नंबर कटेगा पूरा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस और नो है ना? यस सर। तो आपको 6 डेज भी ऐड करके लिखने हैं क्वेश्चन के ऑप्शन में। समझ में आ गई क्या कहानी? है ना? यस सर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहां से कहां तक? 0 से 13 वीक प्लस 6 डेज। सेकेंड ट्राइमेस्टर 14 वीक से 27 वीक प्लस 6 डेज। और थर्ड ट्राइमेस्टर 28 से टिल डिलीवरी। और फोर्थ ट्राइमेस्टर टोपा वाले भैया, डिलीवरी के बाद से 6 वीक तक का जो समय होता है इसको बोला जाता है फोर्थ ट्राइमेस्टर। इतना याद रख लोगे क्या सारे बच्चे? चलो अगेन वापस से रैपिड फायर। रैपिड फायर का मतलब है 1 सेकंड में आंसर करना है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जहां से मैंने पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? रेडी हो सारे लोग? ऐसे नहीं रेडी होना है, सीधे बैठो बिल्कुल अटेंटिव होके। जो भी गलत करेगा, जो भी गलत करेगा उसको खड़ा कर दूंगा मैं। तो सबके आंसर आने चाहिए। जैसे जैसे पूछूंगा तुरंत 1 शॉट में आंसर करेंगे। कर दोगे सारे बच्चे? चलो मुझे बताओ, जेस्टेशनल एज कहां से काउंट करते हो? LMP के डे 1 से। कहां से काउंट करते हो? डे 1 से। कब तक चलता है जेस्टेशनल एज? टिल डिलीवरी। क्लियर है? आपसे पूछे ट्रू जेस्टेशनल एज क्या है? ओवुलेशन डे से लेके टिल डिलीवरी। या फिर आप कह सकते हो जेस्टेशनल एज में से कितने दिन माइनस करेंगे? 14 डेज। आपसे पूछे ट्रू जेस्टेशनल एज का ड्यूरेशन बताओ डेज में। आपसे पूछे कि जेस्टेशनल एज का ड्यूरेशन बताओ डेज में, 280 डेज। अच्छा प्रेगनेंसी के डेज बताओ, 280 डेज। आपसे पूछे लूनर मंथ में कितने लूनर मंथ। आपसे पूछे वीक्स में कितने वीक्स, 40 वीक्स। क्लियर है कहानी? है ना? यस सर। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि ट्राइमेस्टर कितने होते हैं? प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर कितने कितने कितने? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन 0 to 13 प्लस 6 डेज। थर्ड ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन 28 से लेके टिल डिलीवरी। आपसे पूछे सेकंड ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन। अच्छा बस आपसे पूछे कि फोर्थ ट्राइमेस्टर कौन सा पीरियड होता है? पर पीरियम पीरियड। कौन सा पीरियड होता है? पर पीरियम। कहां से शुरू होगा? आफ्टर डिलीवरी से लेके कहां तक? क्लियर है कहानी? है ना? बोलो तो सही। ये बेसिक चीज है, जितना मैंने पढ़ाया उसमें से नोट सेट में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जितना मैंने पढ़ाया नोट सेट में कुछ नहीं आएगा। तो फिर आपने क्यों पढ़ाया? जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक ऑप्शन गायनी समझ में नहीं आएगी। आगे जाके सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि इतने वीक की जेस्टेशनल एज है, बताओ क्या हो रहा है। आगे जाके यही बोलूंगा, आगे जाके यही बोलूंगा ट्राइमेस्टर 1 में इतना, ट्राइमेस्टर 2 में इतना। आपके माइंड में ये चीजें पहले से होनी चाहिए कि मैं किस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ या ना? क्लियर है इतना? चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ बेसिक चीजों पे फिर चलते हैं। देखो ऑप्शन गायनी को पढ़ने से पहले आपको फीमेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत लड़की के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी ये नहीं होनी चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, कहाँ वो रहती है, ये सब चीजें नहीं। फीमेल के बारे में ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या माल मटेरियल है। भाई मुझे बताओ, मकान बनाने के लिए पहले मटेरियल को जानना पहचानना जरूरी है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मार्केट से रद्दी माल लाके मकान में लगा दोगे। ईंट भी लाओगे तो बढ़िया 1 नंबर वाली लाओगे, 3 नंबर थोड़ी लगा दोगे। बजरी लाओगे तो बढ़िया क्वालिटी की लाओगे, चंबल वाली। हर जगह से उठा के तो मिट्टी से तो नहीं बनाते मकान। कलर भी लाओगे तो बढ़िया क्वालिटी का लाओगे। अरे ये चीजें सही है कि गलत है मेरी बोलना? तो यही चीज आपको फीमेल में भी चेक करना है।
माल मटेरियल का मतलब ये हुआ कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव को आपका जानना जरूरी है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपने जानना जरूरी है। तो आपने अगर पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में मुझे बताओ जल्दी से, क्या क्या ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? जैसे लड़कों में क्या होता है? अरे रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है पहले बताओ। री का मतलब होता है वापस, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट को निकालना। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए जो ऑर्गन काम आते हैं उन ऑर्गन्स को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब लड़की से क्या प्रोडक्ट निकालोगे? बच्चा। अरे सही है कि गलत है? तो बच्चा निकालने के लिए जो ऑर्गन काम में आते हैं वो सारे ऑर्गन क्या कहलाएंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बोलो यस और नो, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे बताओ बच्चा कहां से आता है? सर खोपड़ी में से निकल के आता है, कान के रास्ते से, और बच्चा आता है तो कान ये हो जाता है, फट के एकदम चौड़ा हो जाता है, ऐसा होता है? कहां से आता है बच्चा? सर हमारी है, मैं बताता हूं। बच्चा एक्चुअल में बाहर निकल के आता है थ्रू द वेजाइना। कहां से निकल के आता है? वेजाइना। लेकिन क्या रास्ता सिर्फ वेजाइना है? नहीं, बच्चा ऐसे निकलता है। देखो बच्चा जो बन रहा होता है वो बेसिकली बनता है यूट्रस के अंदर। कहां बनता है डियर? यूट्रस के अंदर बनता है। तो ये है यूट्रस, बच्चा यहां बना तो यहां से निकलेगा, सर्विक्स तक जाएगा, वेजाइना को जाएगा, और वेजाइना से निकल के बाहर आएगा। तो कौन कौन से ऑर्गन यहां काम आ रहे हैं? यूट्रस काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम आ रहा है। सर्विक्स काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। वेजाइना काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो क्या ये सारे ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं? बिल्कुल है सर। क्या ये सारे ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं? बिल्कुल है सर। अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस सर। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो मोटा मोटा क्विक रिव्यू मैं आपको दे देता हूं। देखो ध्यान देंगे थोड़ा सा। किसी फीमेल की अगर बात करी जाए तो उस फीमेल के अंदर आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर पढ़ा होगा तो प्रीवियसली आपने बहुत सारी स्टडी करी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ये तो है किसी फीमेल का लेटरल व्यू। जैसे किसी फीमेल को समझो मैं एक फीमेल हूं और मेरे को आपने लेटरल व्यू से देखा, बीच में से काट के लेटरल व्यू से देखा, तो आपको वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस इसी तरीके से नजर आएगा। इसके आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर नजर आएगा, इसके पीछे की तरफ रेक्टम आपको नजर आएगा जो कि सीधा कनेक्ट किससे होता है? एनस से। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी फीमेल को आपने सामने से देखा, मैं फीमेल हूं आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरे को सामने से जब देखते हो तो आपको यूट्रस कुछ इस तरीके का नजर आएगा। यूट्रस कुछ इस तरीके का नजर आएगा जो कि सीधा सीधा लेटरल एस्पेक्ट से कनेक्टेड होता है फैलोपियन ट्यूब से। आपने पढ़ा भी है कि फैलोपियन ट्यूब जाके प्रोजेक्ट होती है ओवरीज के ऊपर। इसी प्रकार से नीचे की तरफ ये सर्विक्स होता है और सर्विक्स के नीचे की तरफ क्या होता है डियर? वेजाइना। समझ पा रहे हैं? यस और नो, हाँ या ना? यस सर। तो ये तो है किसी फीमेल का लेटरल व्यू, और ये है किसी फीमेल का एंटीरियर व्यू। ये है एंटीरियर व्यू। इसमें फीमेल आप सभी के सामने खड़ी है यूं, बिना उबा से लिए हुए। इसमें फीमेल यूं खड़ी है आपके सामने टेढ़े वाले पोर्शन से। ये सारे ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। मुझे बताइए अगर मैं यहां से बात करूं तो बताओ इस ऑर्गन का नाम क्या होगा? दिस इज यूट्रस। डोम शेप ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज यूट्रस। यूट्रस के नीचे वाले पोर्शन पे चलेंगे तो यूट्रस का कनेक्शन जो लोअर एंड पे होता है वो सर्विक्स से होता है, और सर्विक्स का सीधा कनेक्शन किससे होता है डियर? वेजाइना से। लेटरल साइड में चलते हैं तो दोनों लेटरल एस्पेक्ट पे राइट साइड में यूट्रस का कनेक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब से। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपके यूट्रस से राइट में निकलती है उसको राइट फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो लेफ्ट में निकलती है उसको लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब का सीधा प्रोजेक्शन होता है आलमंड शेप्ड ऑर्गन के ऊपर, और इस आलमंड शेप्ड ऑर्गन को बोला जाता है ओवरी। जिस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब राइट और लेफ्ट में आपको दोनों तरफ देखने को मिलती है, उसी प्रकार से ओवरी भी राइट और लेफ्ट में मिलती हैं। बोलो यस और नो, हाँ या ना? यस सर। अब इसी चीज को अगर मैं बात करूं कि आप लेटरल व्यू से देखेंगे
तो एक्चुअल में वेजाइना आपको सामने से दिखी तो है, लेकिन अगर मैं लेटरल व्यू से देखूंगा तो वेजाइना कहां से शुरू होती है? वेजाइनल ओपनिंग से होती है। और जहां पे वेजाइना की ओपनिंग आपको बाहर से दिखाई देती है, इस ओपनिंग को बोला जाता है इंट्रोइटस। सारे बोलो, क्या कहते हैं? इंट्रोइटस। तो वेजाइनल ओपनिंग जो बाहर एक्सपोज होती है, जो आपको बाहर से दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोइटस। इंट्रोइटस से अगर अंदर की तरफ चलेंगे तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है वेजाइना। वेजाइना के ऊपर वाला पोर्शन जो यूट्रस को कनेक्ट करता है कॉल्ड एज सर्विक्स, और सर्विक्स का कनेक्शन किससे होता है माय डियर? यूट्रस। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी फीमेल को लेटरल व्यू से आप देखेंगे तो यूट्रस आगे की तरफ है, इसके जस्ट पीछे की तरफ कौन होता है? सर्विक्स। और सर्विक्स से डाउनवर्डली किसका फॉर्मेशन, कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? वेजाइना। और वेजाइना की ओपनिंग जहां एनवायरमेंट में होती है, इस पोर्शन को बोला जाता है इंट्रोइटस। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? यस और नो? है ना? यस सर। तो ये सारे ऑर्गन, अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए यहां आके जाइगोट इंप्लांट होता है और बच्चे का निर्माण यहां होता है, तो मुझे बताओ बच्चा निकलेगा कहां से? मैंने कहा यूट्रस से निकलेगा, सर्विक्स में जाएगा, और सर्विक्स से किधर बाहर आ जाएगा? वेजाइना। अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सर। क्या ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं? यस और नो? बिल्कुल है सर। क्या ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं? बिल्कुल है। मैं आपसे पूछूं, क्या फैलोपियन ट्यूब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या? कैसे है? इसलिए है क्योंकि जब ओवरी से ओवम निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और इधर से स्पर्म जो आएगा वो फैलोपियन ट्यूब में ही मिलता है। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहां होगा? फैलोपियन ट्यूब में। इसलिए फैलोपियन ट्यूब जब बच्चे का निर्माण करवाने में हेल्पफुल है, इसका मतलब ये भी किसका पार्ट है? रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ओवरी ओवम रिलीज कर रही है, इसलिए ये भी किसका पार्ट है? रिप्रोडक्शन का पार्ट है। बोलो यस और नो? हाँ या ना? यस सर। मैं कहूं कि किसी फीमेल को मैंने खड़ा किया है आप सभी के समक्ष, मैं फीमेल हूं, तो क्या ये सारे ऑर्गन्स आप देख पाओगे? क्या मैं खड़ा हूं आपके सामने तो क्या मेरे अंदर ये सारे ऑर्गन दिख जाएंगे खड़े कोई? कि नहीं सर, हम तो अंतर्यामी हैं, हम तो चाल देख के बता देते हैं कि ये कहां जाके बैठेगा, ये कहां जाके सूसू करेगा, या किसके बाजू में बैठेगा। इतने खतरनाक आदमी हो क्या? देख लोगे? ये नहीं दिखते। किसी फीमेल को खड़ा करके बता दोगे क्या कि इसका यूट्रस यहाँ है, यहाँ है? नहीं है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं आप लोगों से, क्या यूट्रस दिखाई देता है? नहीं। मैं पूछूं क्या सर्विक्स दिखाई देता है? नहीं। मैं पूछूं क्या वेजाइना दिख जाती है? क्या वेजाइना दिखती है? देखा है कभी तुमने वेजाइना? वेजाइना देखा है क्या? तो तुम ही तो कह रहे हो दिख जाती है। नालायको, वेजाइना नहीं दिखती, सिर्फ इसकी ओपनिंग दिखती है। सिर्फ आपको वो छेद दिखता है, आपको पूरा अंदर का माल नहीं दिखता। वेजाइना सिर्फ ये नहीं है कि जो ओपनिंग दिख रही है वही आपको वेजाइना है, वैसा नहीं। ये तो सिर्फ इसकी ओपनिंग है, माल तो अंदर की तरफ है, अंदर वाला नहीं दिखाई देता। दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता। मैं पूछूं क्या ओवरी दिखाई दे जाती है क्या? नहीं दिखती है। फैलोपियन ट्यूब दिख जाता है क्या? नहीं। क्या सर्विक्स दिख जाता है क्या? नहीं दिखता। इसका मतलब ये सारे ऑर्गन अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। और जितने ऑर्गन फीमेल के रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स के अंदर अंदर वाले हिस्से में होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, इन सभी ऑर्गन्स को बोला जाता है इंटरनल ऑर्गन। क्या बोलते हैं डियर? इंटरनल ऑर्गन। क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसलिए इन सभी को हम इंटरनल जेनाइटेलिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं डियर? इंटरनल जेनाइटेलिया। ये सभी के सभी अंदर होते हैं, तो हम हमारी आंखों से इसको नहीं देख पाते। इन सभी को अगर देखना है तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, जैसे लैप्रोस्कोप चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको वेजाइनल स्पेकुलम चाहिए होगा, कुस्कोस चाहिए, सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम चाहिए। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्गन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, जो फीमेल में अंदर की तरफ होते हैं, उन सभी को इंटरनल जेनाइटेलिया या इंटरनल ऑर्गन बोला जाता है। और इनको अगर हमने देखना है तो किसके सहायता से देखना पड़ता है? किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से।
तो सर हमें दिखाई क्या देता है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमें दिखाई क्या देता है? तो दिखाई जो देता है वो यहां है मेरे पास, ये दिखाई देता है हमें, ये सारा पोर्शन दिखता है। जितने ऑर्गन्स मैंने बनाए थे वो नहीं दिख रहे थे, लेकिन किसी फीमेल को बुलाओ, हॉस्पिटल में बेड पे लिटाओ और चुपके से बोलो कि सलवार और नीचे के कपड़े हटा, और स्लाइटली जेंटली दोनों पैरों को कर दूर, और दूर करते ही आपको जो दिखता है वो क्या दिखता है? मैंने कहा सर हलवा दिखता है। क्या दिखता है डियर? हलवा। हलवा अच्छा लगता है कि नहीं? तो लड़कों को ये भी अच्छा लगता है। ये हलवा नहीं है नालायको, दिस इज वलवा। क्या होता है डियर? ये वलवा होता है। तो जो भी पार्ट फीमेल को बेड पे लिटाते ही, सलवार कमीज हटाते ही, अंडरगारमेंट्स हटाते ही, पैरों को साइड में करते ही आपको दिख जाता है, वो सारा का सारा क्या होता है? हलवा। हलवा हलवा नहीं, हलवा इज जस्ट लाइक वलवा, या फिर वी कैन से वलवा इज जस्ट लाइक हलवा। ये देखते ही खुशी मिलती है कुछ एक को, तो थोड़े दिन खुशी मिलेगी, जब बुढ़ापे में चले जाओगे ना तो नहीं मिलेगी, फिर गंदा लगने लग जाएगा कि यार ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अभी तुम्हारा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। मैं अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा होता, पेनिस के बारे में तो इतना मजा नहीं आता, लेकिन ओह माय गॉड फीमेल के पढ़ा रहे हो, इंटरेस्ट है भाई। ऑपोजिट सेक्स के प्रति इंटरेस्ट होना भी चाहिए, जिसका नहीं है तो फिर वो खुद जाए लैब में टेस्ट करवाए कि मैं लड़का हूं भी कि नहीं हूं, कहीं कुछ और ही तो नहीं है। तो ये सारा का सारा पोर्शन क्या है? वल्वा। क्या है डियर? वल्वा। वल्वा में क्या क्या चीजें आती हैं जो आपको दिख जाता है? देखो आपको क्या क्या दिख रहा है मैं बता रहा हूं, मेरी नजर से तुम भी इसको देख के देखो ना। देखोगे? देखेंगे सर, देखो तो भाई। इस वल्वा वाले पोर्शन में देखो, आपको सबसे ऊपर तो ये बालों वाला एरिया दिखाई दे रहा है क्या? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। नहीं दिख रहा क्या? कर दूं बंद इसको? मजा नहीं आ रहा? मजा नहीं आ रहा क्या? तो बताओ ना, बालों का एरिया दिख रहा है क्या? ऊपर वाला दिख रहा है सर, जहां पे फीमेल के प्यूबिक एरिया पे हेयर्स होते हैं, इस पोर्शन को बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। सारे बोलो किस नाम से जानते हैं इसको? मॉन्स प्यूबिस। प्यूबिक बोन के ऊपर जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे स्पेशल टाइप के फैटी टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, इस पोर्शन को कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस। इसी मॉन्स प्यूबिस के सीधे सीधे कनेक्शन आपको इस एरिया के दोनों लेटरल एस्पेक्ट पे भी देखने को मिलता है, जिसको ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है। ऐसे लग रहा है सर जैसे टिश्यू यहां थे उभार वाले, फैट वाले, ठीक वैसे ही टिश्यू साइड में भी देखने को मिल रहे हैं। तो जो बड़े बड़े फोल्ड्स इस मॉन्स प्यूबिस से राइट साइड में नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में लोअर एंड की तरफ आपको दिखाई देते हैं, इनको बोला जाता है लेबिया मेजोरा। सारे बोलो क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। इसको मेजोरा क्यों बोला? मेजोरा का मतलब होता है बड़ा, मेजर का मतलब होता है बड़ा, है तो लेबिया के फोल्ड लेकिन बड़े हैं, इसलिए वर्ड क्या रख दिया गया? लेबिया मेजोरा। अंदर की तरफ चलोगे तो बहुत देखो बिल्कुल रेड सा चिकना सा एरिया दिखाई दे रहा है, बिल्कुल थिन पतला सा। ये भी लेबिया के ही फोल्ड हैं, लेकिन लेबिया के फोल्ड अंदर की तरफ हैं, छोटे फोल्ड हैं, पतले फोल्ड हैं, इसलिए इनको बोला गया लेबिया माइनोरा। छोटे के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? माइनर। इसलिए अंदर की तरफ जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। अरे बोलो यस और नो, है या ना? यस सर। आसाराम को पता है। एक देखो ऊपर से लटकी हुई सी स्ट्रक्चर दिख रही है तेरे को, लटकी हुई सी स्ट्रक्चर, ऐसा लगता है जैसे तो सिलेंडर जैसा सा एक छोटा सा टिश्यू लटका हुआ है, जिसको टच करते ही झंझनाहट सी हो जाती है शरीर में, बिल्कुल आ जाती है। इसको कहा जाता है क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं डियर? क्लाइटोरिस। झंझनाहट क्यों आ जाती है सर टच करते ही इसको? इससे फील आती है फीमेल को बहुत ज्यादा, सेक्सुअल इंटरकोर्स में अराउजल अगर आपको ज्यादा चाहिए तो इसको रब करना चाहिए। फील क्यों आती है? कि उसमें
नर्व एंडिंग सबसे ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 8000 नर्व एंडिंग पाई जाती है इसमें। कितनी नर्व एंडिंग पाई जाती है? 8000। आप सोचो एक नर्व के अंदर अगर कट लग जाए तो कितना दर्द होता है, और 8000 नर्व जहां पे आ रही होंगी तो आप सोचो सेंसेशन बॉडी में कितना आ रहा होगा। तो नेचर ने ऑलरेडी ऐसा सिस्टम दिया है कि जब आप सेक्स करो तो फीमेल को भी तो फील होना चाहिए, अराउजल आना चाहिए। भैया आप सेक्स करते हो क्यों? मजे के लिए करते हो, मजा आता है तो ही तो करते हो। मान लो कि ऐसी कोई सिस्टम दिया ही नहीं होता तो फिर क्या सेक्स करता कोई भी? जोर हो रहा था करने में, दर्द ही होता तो फिर क्यों करता कोई सेक्स? और सेक्स नहीं होता तो क्या बच्चा निकल पाता? क्या पैदा होता? क्या बच्चा नहीं होता? तो नेचर का देखो क्या सिस्टम बनाया है उसने। उसने यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप किया है, और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस छोटे से पार्ट में है, ये बहुत 1.5 सेंटीमीटर का सा पार्ट, लेकिन काम इसका बड़ा है। इसमें बहुत सारे नर्व्स पाई जाती हैं। काम बड़ा ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में ज्यादा अराउजल अगर आपको चाहिए तो इसको रब करना चाहिए, उसी से फीमेल को ज्यादा उत्तेजना आती है सेक्स के टाइम पे। तो याद रखें, मोस्ट एंटीरियर पोर्शन है ये माइनोरा के अंदर ही, बाहर की तरफ बल्ज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइटोरिस। नेक्स्ट आप अगर देख रहे हैं तो एक बड़ी सी ओपनिंग दिखाई दे रही है। दिख रही है क्या? मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। अरे दिखाई दे रही है क्या? हाँ या ना? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड एज वेजाइनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं इसको? वेजाइनल ओपनिंग। एंड वेजाइनल ओपनिंग इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोइटस। क्या बोलते हैं डियर इसको? इंट्रोइटस। तो इंट्रोइटस बाहर से दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? बिल्कुल देता है सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, लिटाते ही ऐसा ही दिखता है सर, बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है। ये तो ज्यादा क्लियर दिख रहा है, वहां तो ऐसा दिखता ही नहीं है। वो तो कह रहा है कि सर मैं तो टॉर्च लेके देखूं तो भी इतना क्लियर ना दिखाई दे। ना दिख जाता है, दिख जाता है ना। ढंग से देखना, मेरी तरफ से देखना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे देखना। इसी माइनोरा के अंदर एक ऊपर की तरफ भी ओपनिंग दिखाई देती है, जो कि जस्ट वेजाइनल ओपनिंग के अप साइड में ऊपर की तरफ होती है, अपवर्डली होती है। इसको कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज यूरिथ्रल ओपनिंग। यहां से यूरिन निकलता है। तो ये मत सोचना कि जैसे तुम्हारे पेनिस से स्पर्म और यूरिन एक ही जगह से आते हैं, वैसे लड़की के भी एक ही जगह से यूरिन और वेजाइना है। नहीं, दोनों की ओपनिंग अलग अलग है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स में वेजाइना वाला ओपनिंग काम आता है, यूरिथ्रा वाला मत काम में ले लेना। साहब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो लगा रहा सारी रात और लड़की चीखती रह गई, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बेचारा पहली बार तो गया था। क्या पता? अरे नालायक हो, वेजाइनल ओपनिंग नीचे और यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रा के अंदर भी नर्व एंडिंग ज्यादा होती है। तो यूरिथ्रा को अगर आप कुछ भी अंदर डालते हो ना तो बहुत ज्यादा पेन होता है फीमेल को या मेल को। आप यूरिथ्रा के अंदर कैथेटर डलवा के देखना कितना अच्छा लगता है। बहुत सीवियर पेन होता है, बर्निंग पेन होता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए डेजिग्नेटेड पार्ट दिया गया है फीमेल में, और वो दिया जाता है नीचे की तरफ, बड़ी वाली ओपनिंग। बड़ी का मतलब ये भी नहीं है कि पूरा 2 इंच का पाइप ही बना हुआ होगा, समझ रहे हो? देखा है ना आपने, मोटर के पाइप लगा रहता पानी वाला 10 इंच का पाइप, वो पाइप नहीं होता। यहाँ पे अच्छी सी ओपनिंग होती है, सॉफ्ट छोटी ओपनिंग होती है, बढ़िया वाली। समझ रहे हो? हाँ या ना? यस सर। तो नीचे वेजाइनल ओपनिंग है, ऊपर यूरिथ्रल ओपनिंग है। तो अल्टीमेटली जितना पोर्शन मैंने ये दिखाया है, दर्शाया आप लोगों को, ये सारा का सारा पोर्शन फीमेल को लिटाने से आप एग्जामिन कर पाते हो, अपनी नंगी आंखों से भी देख लेते हो। सो जो एरिया आपको बाहर से खुद से आंखों से एक्सपोज हो जाता है, उन सभी एरिया को बोला जाता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का ही दूसरा नाम होता है वल्वा। क्या बोलते हैं डियर? वल्वा। और ऐसे ऑर्गन जिनको देखते ही मुंह में पानी आ जाए, तो मुंह में पानी तो आपके हलवा खाने से भी आता है। तो वल्वा इज जस्ट लाइक ए हलवा। अरे बोलो यस और नो, है ना? यस सर। जिनको देखते ही अच्छा लगेगा वो सारे ऑर्गन बाहर के होंगे, और बाहर वाले ऑर्गन को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल्स। क्या बोलते हैं डियर? एक्सटर्नल जेनाइटल। क्लियर है कहानी? यस और नो? यस सर। तो फटाफट से क्विक रिवाइज मुझे कर दो। मैं आपसे पूछता हूं कि जो ऑर्गन हमें बाहर से दिखाई देंगे, उन ऑर्गन्स को क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल में क्या क्या चीजें आती हैं? मोन्स प्यूबिस, साइड में मेजोरा, अंदर की तरफ माइनोरा, वेजाइनल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग।
अरे बोलो यस और नो? यस सर। और साथ ही साथ में लटकी हुई सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस। अच्छा, ऐसे ऑर्गन जो बाहर से दिखाई नहीं देते, जिनको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, क्या बोलेंगे? इंटरनल। क्या बोलेंगे? इंटरनल। इंटरनल में क्या क्या आता है? वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज। बोलो हाँ या ना? यस सर। मैं पूछूं कि भैया ट्राइमेस्टर कितने होते हैं? कितने होते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक? 0 से 13 वीक प्लस 6 डे। अच्छा, आपसे पूछे सेकेंड ट्राइमेस्टर 14 वीक से लेके 27 वीक प्लस 6 डे। थर्ड ट्राइमेस्टर 28 से टिल डिलीवरी। फोर्थ ट्राइमेस्टर डिलीवरी के बाद से 6 वीक तक का समय। आपसे पूछे ट्रू जेस्टेशनल एज, तो 280 दिनों में इनिशियल 14 डेज को माइनस करके जितना टाइम ड्यूरेशन बचता है वो सारा का सारा क्या होगा? ट्रू जेस्टेशनल। तो ट्रू जेस्टेशनल एज कब से काउंट करते हैं? ओवुलेशन के दिन से। और कितने दिन का होता है? 266 डेज का। बोलो यस और नो? यस। प्रेगनेंसी को कब से काउंट करते हैं? कब से काउंट करते हैं? डे 1 से। कब तक चलता है? 280 डेज। प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितने मंथ का होता है? 9 मंथ। कितने मंथ का होता है? लूनर मंथ में पूछे तो, डेज में पूछे तो। बात समझ में आ गई हाँ या ना? यस सर। तो ये था आज की क्लास के लिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब भी हमारी क्लास होगी, अगला डेमो संबंधित टीचर का होगा, वो आएंगे और आप सभी के समक्ष जो भी होगा आगे की जानकारी आपको देंगे। होपफुली जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया होगा। दिस इज जस्ट बेसिक। मैं कभी किसी को डेमो देता नहीं हूँ। डेमो नहीं देने का मतलब है, यहीं से मैंने आपका शुरुआत कर दिया है ऑप्शन गायने का। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी यहीं से हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरू करेंगे। समझ में आ गई कहानी हाँ या ना? यस सर। डेमो का मतलब होता है डमी। तो मैं कोई डमी हूं क्या भाई? इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, 8-10 साल होने को आ गई हैं, तो अब मुझे डेमो देने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हैं हाँ या ना? और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करो। ये डेमो डामो कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ टीचर का प्रेजेंटेशन देखना होता है कि वो किस तरीके से डिलीवर कर रहा है कंटेंट। कोई भी टीचर कितना भी डिलीवर कर सकता है, बशर्ते वे ऑफ डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। डेमो में ये देखा जाता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे को इन सब चीज़ों से जज करो, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे लिए ताली बजाओ या ना भी बजाओ। मेरा काम पढ़ाने का, वो मैं आऊँगा और करके जाऊँगा। ठीक है? होपफुली जितना मैंने सोचा और उतना मैंने कोशिश करी आपको डिलीवर करने की, आपको समझाने की, और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मेरी दूसरी क्लास है दूसरे बैचेज में, तो कल हम मिलते हैं, परसों हम मिलते हैं। व्हेनेवर जब भी हमारी क्लास होगी उसके बाद में हम क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हम छोड़ते हैं। ठीक है भाई? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर। आप सब अच्छे बच्चे हैं, आप यहाँ आए हो, तो सारी उम्मीदें आपकी Z2F कंप्लीट करेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, बशर्ते आपको रुकना है, आपको लंबे समय तक टिकना है। ठीक है बॉस? जाए हूँ अब मैं? चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।